गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम संगीता यादव है और मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की टीचर हूँ। और मैं आज आपका साइंस का 15वें पाठ का एक छोटा सा भाग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छा भी लगेगा सुनने के लिए भी और जानने के लिए भी। थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन है, कुछ बच्चों को पता भी होगी, लेकिन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आज के लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रिया। और इसके पहले आपने मानव में होने वाला उत्सर्जन पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने उत्सर्जन पढ़ लिया है ना। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का क्या इम्पोर्टेंस है आपको बताया गया होगा। हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, तो जो भी चीजें हमारे शरीर के अंदर बनती हैं, दो प्रकार की चीजें बनती हैं। एक तो अच्छी बनती है और जो दूसरी होती है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अगर उसको शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो हमारी मृत्यु हो सकती है। समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम नाक से छोड़ देते हैं। हम खाना खाते हैं, उसका जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो मल या मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सोचो कि अगर हमारे शरीर के उस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया जिससे ये चीजें हमारे शरीर के बाहर निकाली जा रही हैं, तो हमारी मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको हमारा शरीर अपने पास जमा करके नहीं रखना चाहता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई भी एक सिस्टम खराब हो गया, तो वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। जैसे कि इसके पहले जस्ट आपको पढ़ाया होगा कि हमारे शरीर में किडनी, किडनी का क्या महत्व है ना बच्चों। जो किडनी है ना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का। ठीक है, लेकिन सोचो अगर किसी कारणवश वो किडनी खराब हो गई, ठीक है, या फिर वो किडनी काम नहीं कर रही, बहुत सारे कारण हैं। और आज हमारे समाज में आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां लोगों की किडनी खराब हो गई है। ठीक है, तो एक कॉमन सी चीज सबने सुनी हुई होती है, पता है क्या, कि अगर किडनी खराब हो गई ना तो उस किडनी की जगह हम दूसरी किडनी लगवा सकते हैं। सुना होगा ना आपने, बहुत बार आता है ये न्यूज में कि रैकेट चल रहा है किडनी को बेचने का, बहुत महंगी बिकती है, लोग बेचते हैं 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख जैसा। लेकिन इसको बेचना इलीगल है। ठीक है, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं जहां इसको बेचना इलीगल है बच्चों, कि हम किडनी को बेच नहीं सकते और ऐसे भी कोई इसको खरीद नहीं सकता है। ठीक है, ये तो बात की बात है। अब रही कि मान लो किडनी खराब हो गई है, ठीक है, और आप नई किडनी नहीं लगवा सकते, तो क्या ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, किडनी क्या करती है, हम सबसे पहला हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि जो भी अवशिष्ट पदार्थ बन रहा है या हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, उसको प्यूरिफाई करने का जो काम है वो हमारी किडनी करती है। लेकिन अगर किडनी खराब हो गई तो वो काम कौन करेगा। ठीक है, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किडनी, दूसरी किडनी लगवा सके उस किडनी को निकाल करके, क्योंकि किडनी बदलवाने का जो खर्च है ना वो 10 से 15 लाख के बीच में आता है, उससे कम में सवाल ही नहीं होता ये सब करने का। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सोचा कि क्या ऐसी तकनीक लाया जाए जिससे अगर किसी भी व्यक्ति को की किडनी खराब हो जाती है तो हम उसके ब्लड को प्यूरिफाई कर सके। ठीक है, या फिर उसके रक्त का शुद्धिकरण किया जा सके। तो उन्होंने एक नई तकनीक निकाली जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। हिंदी वर्ड ना बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन एक वर्ड है डायलिसिस। जैसे सबको डायबिटीज पता है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि डायबिटीज का मतलब ही मधुमेह होता है, लेकिन डायबिटीज पता है। वैसे ही इसका जो कॉमन वर्ड सबको पता होता है वो है डायलिसिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि डायलिसिस मेनली है क्या। ठीक है, डायलिसिस को ही हिंदी में कहते हैं रक्त अपोहन, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है, अभी रक्त अपहन कौन सी अवस्था में किया जाता है, उस अवस्था में अगर व्यक्ति की किडनी ने काम करना बंद कर दिया है या फिर बहुत कम काम कर रही है। ठीक है, या फिर जो उसकी किडनी की कार्य क्षमता है वो बहुत कम हो गई है, तो ही डायलिसिस की सलाह डॉक्टर देते हैं।
अभी डायलिसिस की मशीन कैसी दिखती है बच्चों? तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि डायलिसिस की जो मशीन है ना, वो कुछ-कुछ ऐसी दिखाई देती है। जैसे लगेगा कि एक बड़ा ऐसे कंप्यूटर के हाथ पे लगा के रख दिया गया हो। देखने में बहुत सिंपल मशीन है, लेकिन इसके अंदर काम कैसे होता है बच्चों, ठीक है? देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको? क्या करते हैं ना कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कभी व्यक्ति के हाथ में, ठीक है? कि जो व्यक्ति का हाथ होता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि व्यक्ति का हाथ है, तो जहाँ पे आप हमारे ये जो पाम है हमारा खत्म होता है ना, जो पाम का हमारा हिस्सा खत्म होता है, ये वाला भाग यहाँ पे नाड़ी में ना डॉक्टर एक छोटी सी पाइप लगा देता है। ठीक है, पाइप मतलब परमानेंट, क्योंकि बार-बार उस पाइप को लगाया नहीं जा सकता। तो वहाँ पर एक छोटी-सी पाइप लगा दी जाती है जो हमारी नसों में घुसाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, जभी भी अब डिपेंड करता है कि व्यक्ति की किडनी कितना काम कर रही है। उसको कभी-कभी ऐसा होता है कि उसको हफ्ते में 1 बार ही डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, या फिर किसी-किसी को हफ्ते में 2 दिन। अगर किडनी ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, तो हफ्ते में उसको 7 के 7 दिन भी डॉक्टर डायलिसिस करने के लिए बोलते हैं। ठीक है? तो क्या करते हैं, जभी भी वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करता है, मशीन की ये जो पाइप है ना, ये उसके हाथ में यहाँ पे घुसा देते हैं। ठीक है? उसके बाद मशीन को ऑन कर देते हैं। अब मशीन क्या काम करती है कि जो भी हमारे देखोगे, जो देखिए दिख रहा है आपको, शिरा है, धमनी है, जो भी हमारे शरीर का खराब खून है या फिर अशुद्ध रक्त है, वो उस पाइप की सहायता से देखो यहाँ से मशीन में जाता है। ठीक है? ये मशीन आपको दिखाई दे रही है। इस मश देखो, आप ये एरो भी देख सकते हो कि यहाँ से रक्त निकला और ये इस पाइप की सहायता से इस मशीन में घूमता रहता है। अब इस मशीन के अंदर क्या होता है? अब इस मशीन के अंदर ऐसा सिस्टम लगा होता है कि वो आपके ब्लड में जितनी भी अशुद्धि है, यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हो गए, उन सबको ना यहाँ से देखो ऐसे ऐसे डाल देता है, इसके अंदर डाल देता है। जो भी खराब चीजें हैं वो यहाँ से निकल जाती हैं, और उसके बाद जब रक्त शुद्ध हो जाता है, तो वही शुद्ध रक्त वापस दूसरी पाइप की सहायता से आपके शरीर के अंदर छोड़ा जाता है। यानी कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हम ऐसा नहीं कर सकते हाँ, कि पूरे व्यक्ति के शरीर से पूरा रक्त निकाला, मशीन में डाला, प्यूरिफाई किया। जैसे हम कपड़े धोते हैं, कपड़े गंदे हो गए तो हम निकाल के मशीन में डालते हैं, कपड़े धोया, सुखाया और वापस पहन लिया। वैसा नहीं है ना, मशीन है, एक जिंदा शरीर होता है उसमें। ठीक है? तो क्या किया जाता है कि रक्त को मशीन में भेजते भी हैं, वहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण भी होता है, और वही शुद्ध रक्त लगातार व्यक्ति के शरीर में वापस भी जाते रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही जो रक्त है वो प्यूरिफाई हो जाता है, और आधे घंटे, पौने घंटे का ये पूरा काम होता है, जिसमें व्यक्ति के शरीर से पूरा जो खराब रक्त है या फिर जो अशुद्ध रक्त है, वो निकाल दिया जाता है और शुद्ध रक्त उसके शरीर में वापस भेज दिया जाता है बच्चों, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही क्या कहते हैं, आजकल बहुत कॉमन टेक्नीक है, और बहुत सारे लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है? एक किडनी खराब होने का सबसे बड़ा जो रीजन है ना आज, या फिर सबसे बड़ा कारण जो आप कहोगे, वो है डायबिटीज, या फिर जो लोग हैं अपने शरीर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत बैठे रहते हैं ना, उन लोगों को किडनी की बीमारी हो सकती है। ठीक है? सो संसर्ग या कम अनुपात में रक्त की पूर्ति होने पर किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण विषैले पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं, और उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है? तो किडनी के निष्क्रिय होने पर, अगर किडनी निष्क्रिय हो गई, पूरी तरह नहीं खराब होती है किडनी, धीरे-धीरे करके खराब होती है। तो जब किडनी स्टार्टिंग में ही खराब होने लग जाती है ना, अगर तभी हमने उसका इलाज शुरू कर दिया, तो वो दवा से ठीक हो जाती है। लेकिन मान लो कि व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि उसकी किडनी खराब हो रही है, और बहुत टाइम तक सब कुछ वैसे ही चलते रहा, तो किडनी की कार्य क्षमता, यानी कि उसकी जो कार्य करने का की जो ताकत है, वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। तब ये डायलिसिस ना लास्ट ऑप्शन है बच्चों, ठीक है? उसके पहले दवा से भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो क्या करते हैं, रक्त से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, उसको अलग किया जाता है, और वो हम कैसे करते हैं, वो हम मशीन की सहायता से करते हैं, ठीक है? और इसी क्रिया को हम अपोहन कहते हैं, ध्यान में रखना, अपोहन यानी डायलिसिस। बहुत सारे लोगों को अपोहन नहीं पता होता है, लेकिन आपने डायलिसिस बोला तो सबको पता होता है कि ये डायलिसिस होता है करके। और क्या करते हैं, इस एक बार में इस उपकरण में 500 मिली रक्त भेजा जा सकता है, और शुद्ध किया हुआ रक्त पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। और जो जिस रक्त को मशीन ने शुद्ध कर दिया है, उसे खराब चीजें निकाल दी हैं, उसको वापस इंसान के शरीर में भेज दिया जाता है।
ठीक है। इसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समन्वय। समझते हो आप समन्वय का मतलब क्या होता है? चलो मैं पहले आप ये थोड़ा सा कहते हैं ना, ये जो साइंस की जो भाषा है वो थोड़ी सी टफ है, लेकिन एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि आप खाना खा रहे हो और मान लो कि अचानक से आपने अपने हाथों की उंगलियों को चबा लिया या फिर आपकी जीभ कट गई, तो दुख होता, मतलब दुखता है ना, बहुत दर्द होता है हमको। कैसे हुआ वो, क्यों हुआ? आप सोच सकते हो कि खाना खाते खाते अभी अचानक से आपकी उंगली आ गई आपके दांत के नीचे या फिर जीभ आ गया और जोर से कट गई आपकी जीभ और फिर आपको बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है मालूम, एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी का वो खराब हो गया है, ठीक है। या फिर आप अगर खाना देखो कभी कभी खाना अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं फटाफट, अब हमको कहीं जाना है और खाना खत्म करना है तो फटाफट लिए हम ठूस रहे मुंह में जा रहा है और ठसका लग जाता है अचानक से ना, पानी जब चिल्लाते हो आपके नहीं अटक गया ऐसा लग रहा है गले में, तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन खराब हो गया है कि आपने चबाया नहीं ठीक से और जो आपका गला है उस खाने को नीचे नहीं जाने दे रहा है आराम से, क्योंकि वो चबाया हुआ भोजन नहीं है ना। तो जब हम देखो जब हम खाना भी खाते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, मैं आपको समझा रही हूँ, समझिए आप कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने खाने को हाथ से उठाया, अपनी उंगलियों से उठाया, तो मुंह खुला, आपने मुंह में डाला, दांत ने चबाना शुरू कर दिया अपने आप, आपको बोलना नहीं पड़ा, आपको पता है खाना मुंह में डाला तो दांत अपने आप चबाना शुरू करेगा। चलो चबा के हो गया, खाना अब निगलना है, तो इसमें भी एक समन्वय है, देखो एक कोऑर्डिनेशन है। खाना उठाया, मुंह खोला, मुंह में डाला, दांत से चबाया, खाना गले के नीचे गया। और मान लो कि मैं इसमें से एक भी सिस्टम खराब कर दूं, मैंने आपके दांत निकाल दिए और खाना आपने मुंह में डाला, ठीक है, क्या खराब हुआ? खाना चबाया ही नहीं गया। अगर खाना चबाया ही नहीं गया है तो गला उसको नीचे कैसे जाने देगा? क्योंकि गले के नीचे जाने के पहले उस कड़क भोजन को नरम करना जरूरी है आपके दांत के नीचे, और दांत ही नहीं है तो वो काम होगा कैसे? पूरा तालमेल ही बिगड़ गया। जब ये तालमेल खराब हो गया तो जो ये खाना चबाने, खाने और निगलने का सिस्टम है वो पूरा ठीक से काम नहीं करेगा, है ना बच्चों? तो इसी को हम कहते हैं समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन, कि एक अगर एक हिस्से ने काम किया है तो उसके बाद जो दूसरा भाग है उस सिस्टम का वो काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलो अगर ये भी आपको टफ जा रहा है समझने के लिए तो एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अभी एक बॉल आपके हाथ में है, उस बॉल को आपको ऊपर उछालना है, क्या करना है आपको? बॉल को ऊपर उछाल के वापस से हाथ में पकड़ना है, ठीक है। तो अगर बॉल को ऊपर उछाल करके वापस हाथ में पकड़ना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ना उसके लिए। आपने बॉल को हाथ में पकड़ा, फिर आपका दिमाग ये मैसेज दे रहा है आपके हाथ को कि बॉल को ऊपर उछालो, बॉल ऊपर गई, अब आपको रेडी रहना है कि जब बॉल नीचे आएगी तो आपको हाथ से पकड़ना है। मान लो कि मैंने आपको ये दिया है कि बॉल ऊपर फेंक और फिर पकड़ उसको, लेकिन आपने फेंका और किसी ने आपको आवाज दे दी और आप चले गए और बॉल नीचे गिर गई, तो कोऑर्डिनेशन रहा क्या पूरे सिस्टम में? नहीं रहा। तो समन्वय क्या होता है कि जब हमको कोई भी एक काम करना है तो जो भी अ, अंग या फिर हम कहेंगे सिस्टम काम कर रहा है वो दूसरे हिस्से का काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने आधा काम किया और उसका आधा काम करने के लिए हमारी बॉडी रेडी नहीं है तो वो हम काम नहीं कर पाएंगे। वैसे लीजिए कि आपको स्किपिंग करनी है, समझते हो, आपको रस्सी पे कूदना है, ठीक है, स्किपिंग बोलते हैं ना, रस्सी कूद करना है आपको, तो आपने रस्सी घुमाई, जब पैर के नीचे से रस्सी को निकलना होगा तब आप ऊपर जंप करेंगे ना। तो ऊपर जो जंप करने का मैसेज है वो आपका दिमाग आपके पैर को देता है, दिमाग ने पैर को मैसेज दिया अरे जंप कर, तब पैर ऊपर जाएगा और रस्सी आपके पैर से निकलेगी और वापस सर से घूम के पैर के नीचे आएगी। लेकिन समझो कि आपका दिमाग आपको मैसेज नहीं दे रहा है, आप कहीं और बिजी हो, कुछ आपको स्किपिंग भी करनी है और आप कुछ और मान लो कि आप टीवी भी देख रहे हो, ठीक है, तो आपका ध्यान नहीं गया कि रस्सी नीचे गई और आपने जंप नहीं किया, तो फिर आप तो आउट हो जाओगे क्योंकि रस्सी आपके पैर से के नीचे से निकली ही नहीं है। तो इसमें आपका पैर और आपका दिमाग, ये दो चीजें अगर बराबर से कोऑर्डिनेट करेंगी तो ही आप रस्सी कूद कर पाओगे या फिर स्किपिंग कर पाओगे। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं समन्वय। और ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम है बच्चों, ठीक है, जिनमें अगर समन्वय नहीं है तो जो हमारा शरीर है या फिर जो हमारे शरीर के अंग हैं वो बराबर से काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो प्रकृति ने, जो लोग बहुत नॉर्मल है उनके शरीर को इतना अच्छा, कहते हैं ना वी आर गॉड गिफ्टेड, जिनके पास दो हाथ है, दो पैर है, एक अच्छा दिमाग है, दो आंखें हैं, वो लोग गॉड गिफ्टेड हैं।
कि सभी चीजें उनके शरीर में समन्वय के साथ आसानी से हो सकती है ना? ठीक है, लेकिन अगर यही समन्वय नहीं रहेगा, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग नहीं, एक आपने सुना होगा कि अरे इसका जो शरीर है वो उम्र के साथ बढ़ रहा है, इसकी उम्र 50 साल की है लेकिन इसका जो दिमाग है वो 5 साल के बच्चे जैसा है। तो सोचो, जिसका शरीर 50 साल का है लेकिन दिमाग जो है वो 5 साल के बच्चे जितना ही है, तो 50 साल वाले व्यक्ति में जो समन्वय होता है वो उसके दिमाग के साथ उसका शरीर नहीं कर पाएगा, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर समन्वय होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के अंदर भी। ठीक है, तो समन्वय क्या होता है, समन्वय की परिभाषा क्या है? विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण तथा विविध क्रियाओं को क्रमानुसार करना ही समन्वय होता है। क्रमानुसार समझते हो? वही मैंने कहा कि एक के बाद उसका जो शरीर का दूसरा हिस्सा है वो रेडी रहना चाहिए काम करने के लिए। अगर आपके दिमाग ने मैसेज दिया है कि अरे हनी हमको रोप जंप करना है, तो अगर आपने पैर को नहीं उठाया जंप करने के लिए, तो फिर समन्वय जो है वो बराबर से काम नहीं करेगा। ये तो आप जानते हो इसलिए बोला। इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनमें ऑटोमेटिक समन्वय है बच्चों। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक मैं क्या बोलूं, जैसे देखो अगर आपने खाना खाया, खाना आपके पेट में गया, आपके पेट में बहुत सारे काम आपका पेट अपने आप कर लेता है खाना जाने के बाद। अब पता है कि हाँ खाना पच गया भाई, सब हो गया। अब उसके बाद क्या अच्छा है उसको ब्लड में भेजना है और क्या खराब है उसको आपके शरीर से बाहर निकालना है। तो ये हमारा शरीर का जो हमारे शरीर के अंदर का जो सिस्टम है वो ये काम अपने आप कर लेता है। ठीक है ना, एक समन्वय है। अच्छा, और यही समन्वय जब नहीं रहेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किडनी खराब हो गई मान लो, अब किडनी खराब हो गई तो चलो ठीक है, हमने जो खाया उसमें से अच्छी चीज हमारे शरीर के अंदर गई और हमारे रक्त के अंदर गई, और जो खराब चीजें थी उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? तो अगर किडनी भी खराब होती है तो समन्वय खराब हो गया, लीवर भी खराब हुआ तो बॉडी के सिस्टम के अंदर का जो समन्वय है वो खराब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद ये समन्वय है ना वो सभी के अंदर होता है। जैसे इंसानों के अंदर समन्वय होता है, वैसे ही जो समन्वय है वो वनस्पतियों के अंदर भी होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे शरीर के अंदर बच्चों हम तो कैसे बहुत हायर लेवल के, यानी कहे ना कि भगवान की सबसे उत्कृष्ट रचना में हम आते हैं, जिसके पास सब कुछ है। वी आर सुपीरियर, क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग है बहुत अच्छा काम करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं अंगों के अंदर जो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन वनस्पतियों में तो इतने सारे सिस्टम नहीं है ना, उनके पास तो दिमाग नहीं है, उनके पास तो तंत्रिका तंत्र नहीं है, तो वो कैसे काम करती हैं? लेकिन बढ़ती तो वो भी है ना, जड़ें नीचे जाती हैं, तना ऊपर जाता है, पत्तियां साइड में निकलती हैं, उसमें भी फूल आते हैं, फल आते हैं, कितना सारा काम होता है उनमें भी ऑटोमेटिक। आप पानी खाद डालते जाओ, सब कुछ बराबर से दो, उनमें भी बहुत सारी चीजें एक बहुत अच्छे समन्वय के साथ होती जाती हैं। तो आज हम उसी वनस्पतियों में उसी समन्वय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, एक नया शब्द है वनस्पतियों में गतिविधि, प्रमुख रूप से उद्दीपन को दिए जाने वाले प्रतिसाद के फलस्वरूप होती है। इसका मतलब है कि बोलते हैं ना कि उनको कैसा क्या दिया जा रहा है, किस तरफ आकर्षित किया जा रहा है, उसके हिसाब से वनस्पतियां रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो जो पहला आपको पढ़ना है वनस्पतियों में एग्जाम्पल, जो आप सबने देखा होगा ना, मैं आपको बताती हूँ, ये बीच वाला भाग देखिए कि अगर मान लो कि आपने खिड़की पर एक पौधा लगाया है, ठीक है, खिड़की थोड़ी सी अंदर है, तो आप देखोगे कि जो पौधे का तना है वो बाहर की तरफ जाता है ना? ये सबने देखा होगा कि जो पौधे का तना है वो बाहर की तरफ जाता है। क्यों जाता है पौधे का तना बाहर की तरफ? क्यों? क्योंकि वहां उसको प्रकाश मिल रहा है। उसको पता है कि जब वो ऐसे ऐसे आगे, सोचो उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है उन वनस्पतियों के पास जिससे उनको समझता है कि अब मुझे बाहर जाना है, इस तरफ से सूरज आता है और मुझे इसी तरफ प्रकाश मिलेगा, है ना? तो जो तना होता है वो ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। तो ये एक तरीके से वनस्पतियों में समन्वय है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ना बच्चों, देखो सुनो ध्यान से, कि प्रकाश के लिए तना अगर आगे आगे बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रकाशानुवर्ती गति। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्ती गति। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको प्रकाश से उत्तेजना मिली है, बाहर से एक ऐसी उत्तेजना मिल रही है जिसकी तरफ वो अपने आप मुड़ गया।
ठीक है, कहते हैं ना उत्तेजना, उद्दीपन, एक ट्रिगर मिल रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है, इस तरफ जाओगे तो आपको हमेशा लाइट मिलेगी। तो जो पौधे का तना है वो अपने आप उस तरफ मुड़ जाता है और इसको हम कहते हैं प्रकाशानुवर्ती गति। ठीक है, इसके बाद अगर पता है आपको जो वनस्पतियों की जड़ें होती है, मान लो एक सिंपल सिंपल चीज है जो आप आसानी से समझ सकते हो, पहले मैं वो बता रही हूँ कि मान लो यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है और पौधे में बहुत सारे पत्ते हैं और ये रही पौधे की जड़ें। ठीक है ना बच्चों, ये पौधे की जड़ें हैं, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, उस पर फूल भी आ गया है। और पानी, मान लो ना कि पानी अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सोर्स है जहां से पौधे को पानी यहाँ मिलेगा, तो पूरी जड़ जो है पौधे की वो इस तरफ चली जाएगी, मुड़ जाएगी पूरी जड़ अपने आप। क्यों मुड़ गई इस तरफ? क्योंकि ये जो जड़ें होती हैं उनको ये उत्तेजना मिली है कि जो पानी है वो इस तरफ से मिलेगा। तो अगर पानी इस तरफ ज्यादा मिल रहा है ना, तो पूरी जड़ें इस तरफ, जिस तरफ पानी का सोर्स है जहां से उसको पानी मिलेगा वनस्पतियों की जड़ों को, पूरी जड़ें उस तरफ मुड़ करके बढ़ती हुई चली जाएंगी। ऐसा अगर सब तरह से पानी मिलेगा तो जड़ें सब तरफ फैलेंगे, लेकिन अगर किसी एक तरफ से पानी ज्यादा मिल रहा है ना, तो जड़ें उस तरफ ज्यादा बढ़ के चली जाएंगी। और इसको हम कहते हैं जलानुवर्ती गति। जल की वजह से गति हुई है, या फिर गुरुत्वानुवर्ती गति, जहां उसको ऐसा लगा कि पानी ज्यादा मिलेगा, पौधे की जड़ें अपने आप उस तरफ बढ़ जाती हैं, उसको हम कहते हैं जलानुवर्ती गति बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखोगे आप, ये जो आपको पहला हुआ दिख रहा है, पराग नली का बीजांड की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो ये जो पराग नली आपको दिख रहा है, वो ऑरेंज कलर का जो पूंछ जैसा भाग है, वो अपने आप बीजांड की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रसायनुवर्ती गति। ठीक है, रसायनुवर्ती गति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बीजांड है उसमें से ऐसे कुछ पदार्थ निकलते हैं जो इस ये जो आपको ऑरेंज वाला भाग दिखाई दे रहा है पराग नली का, वो अपने आप उसकी तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रसायनुवर्ती गति, कि बीजांड पराग नली को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रसायनुवर्ती गति। आप ये देख सकते हो, एक जो ऊपर दिखाया हुआ है जहाँ पे लौकी लगी हुई दिख रहा है, पूरा हरा हरा है। तो अगर कैसा है ना कि लौकी के का जो वो होता है ना, वो लता बेल होती है, लता होती है जो जमीन पर फैलती है। लेकिन अगर उसको कुछ आधार दे दिया गया ना, मान लो कि हमने उसको आधार दे दिया, आपने देखा होगा कि वो जो लता होती है धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाती है। जैसे अगर कभी झोपड़ी के ऊपर लगा दे, तो जितनी झोपड़ी फैली हुई होगी, पूरा जो ये लौकी की बेल होती है वो पूरे झोपड़ी के ऊपर फैल जाएगी। या फिर अगर आपने नीचे से लगा के एक डंडा गाड़ दिया बीच में और उसकी बेलों को लपेट दिया, तो उसको पकड़ के वो अपने आप ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है। उसको हम कहते हैं आधारानुवर्ती गति, यानी कि जो आधार मिला है उसके हिसाब से वो आगे आगे बढ़ रही है, उसी को हम कहते हैं आधारानुवर्ती गति। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, अगर आपको ध्यान में रहे तो फिर ये विज्ञान के झरोखे से ये चीजें आ रही हैं आपके लिए। तो लता का प्रतान संपर्श संवेदी होता है। तो जो लता होती है ना, उसका जो तना होता है वो स्पर्श संवेदी होता है, कि जहां से देखो, जैसे अगर आपने डंडा गाड़ दिया तो डंडे को पकड़ के वो अपने आप बेल ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, कैसा होता है ना कि जो किसी भी वनस्पति का जो ऊपर का हिस्सा होता है, वहां पे ऑक्सिन नामक एक संप्रेरक मिलता है, ऑक्सिन, जो उसको ऊपर ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वैसे ही अगर तने को बढ़ना है, तो तने की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन्स, ठीक है, और कोशिका विभाजन में साइटोकाइंस, ये सहायक होते हैं। तो तनों को बढ़ने के लिए, यानी कि जो तना मोटा हो रहा है या फिर तना हरा है, तना ब्लैक कलर का हो गया है, उसके लिए जिब्रेलिन जो होता है वो बहुत सहायता करता है। इतना ही नहीं, ऐसी कुछ वनस्पतियां भी हैं जो संप्रेरक की वृद्धि वृद्धि को रोकने के लिए या वृद्धि की क्रिया को मंद करने के लिए या फिर पत्तियों को मुरझाने के लिए बहुत असरदार सिद्ध होती हैं। ठीक है, एब्सेसिक अम्ल, यह वनस्पति संप्रेरक जो वृद्धि को कम या रोक सकता है। इसी प्रभाव के कारण जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं या फिर मुरझा जाती हैं। और एक बच्चों बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो ना आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, समन्वय का, वो जो आपको हमेशा याद भी रहेगा और जो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, क्या आपने कभी सुना है कि जो कमल का फूल होता है वो सुबह ही खिलता है, वो रात को नहीं खिलता है? कमल का फूल हमेशा सुबह खिलता है अपने आप। किसने बताया उसको सुबह खिलना है? लेकिन उसको पता है ना कि कमल के फूल को सुबह ही खिलना है। रजनीगंधा सुना है आपने? बहुत अच्छी खुशबू होती है, कि अगर थोड़ा सा दूर भी है आपसे रजनीगंधा का पौधा, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आप ले सकते हैं।
तो जो रजनीगंधा का फूल है वो हमेशा रात में ही खिलता है। किसी ने बताया है उसको, टाइमर लगाया है उसके अंदर कि नहीं तुझे रात को ही खिलना है? नहीं, लेकिन एक समन्वय है प्रकृति के साथ, या फिर प्रकृति ने उसको ऐसा क्या कहेंगे गिफ्ट दिया है कि जो कमल का फूल है वो सुबह ही खिलेगा, जो रजनीगंधा का फूल है वो रात को ही खिलेगा। तो उनको पता है रात हो गई, अब मेरा खिलने का समय हो गया है, सुबह हो गई, अब मेरा खिलने का समय हो गया है ना? तो ये एक समन्वय है उनका कि उनके आसपास का तापमान कैसा है या फिर उनको कैसी उत्तेजना मिल रही है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। गुल मेहंदी सुना है आपने? गुल मेहंदी एक फूल होता है, ठीक है? जब योग्य समय आता है तो उसका जो फल होता है वो अपने आप फट जाता है और जो बीज होते हैं वो अपने आप सब जगह बिखर जाते हैं। वैसे दूसरा एग्जाम्पल है ये गुल मेहंदी का। उनका अपने समय पर फल आना और बीजों का सब जगह अपने आप फैल जाना, ये दूसरा उदाहरण है समन्वय का वनस्पतियों में। उसके बाद आपने छुई मुई देखा है? छुई मुई का पौधा जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, मुझे हाथ मत लगाओ। छुई मुई इंग्लिश में इसका वर्ड है टच मी नॉट, मुझे हाथ मत लगाओ, ऐसा। ठीक है? तो क्या होता है छुई मुई का पौधा, अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही आप हाथ लगाओगे ना, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो अपने आप सिकुड़ जाती हैं बच्चों, है ना? सारी पत्तियां, जैसे अगर समझो एक डंठल भी दिख रहा है ना, मैंने 2 पत्ते को भी हाथ लगाया, तो पूरे डंठल की जो पत्ती है ना वो थोड़ी सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना? अब कैसे समझा? आपने हाथ तो जो स्टार्टिंग की 2 छोटी-छोटी पत्ती को लगाया था ना, तो बाकी की पत्तियां अपने आप कैसे सिकुड़ गई? सोचो, है ना? बिल्कुल वैसे ही बच्चों, देखो मान लो कि एक बार अगर समझो कि अगर आपने 1 कप गरम चाय पड़ी है, आपने हाथ डाला उस गरम चाय में, तो आपको आपको समझ जाता है ना कि चाय गरम है, बराबर? क्यों? क्योंकि एक मैसेज है जो आपका हाथ आपके दिमाग को देता है और आपका दिमाग जो है उस मैसेज को रीड कर रहा है कि ये चाय ठंडी नहीं है, गर्म है। वैसे ही वनस्पतियों में जो मैसेज है ना, वो केमिकल्स के थ्रू दिया जाता है कि अगर मैंने स्टार्टिंग की जो छोटी छोटी 2 पत्ती है उसको भी हाथ लगाया, तो जो बाकी की पत्ती है वो अपने आप सिकुड़ गई, है ना? तो एक समन्वय उसके अंदर भी है कि अगर यहाँ पे तुझे कोई हाथ लगा रहा है तो बाकियों को भी ऐसा लगता है कि अरे मुझे कोई हाथ लगाने वाला है, ठीक है ना? तो एक एक बोलते हैं ना रासायनिक आदेश बाकी की पत्तियों को भी मिल जाता है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली कि अगर हमने स्टार्टिंग की 2 पत्ते को भी हाथ लगाया ना, तो उसके अंदर का पानी बाकी के दूसरे पत्तों में चला जाता है। तो उसके आस-पास की जितनी भी पत्तियाँ हैं ना, वो भी अपने अंदर का पानी थोड़ा पीछे की तरफ ढकेल देती हैं, इसलिए वो सिकुड़ जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब पानी वापस आ जाता है ना उसके अंदर पत्तियों में, तो वो वापस वैसी की वैसी ही हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है? लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है कि जैसे हाथ लगाया, सिकुड़ गया, हाथ हटाया, थोड़ी देर के बाद वापस से पत्ता वैसा ही हो गया। तो कोई जादू नहीं है, वो वनस्पति के अंदर एक समन्वय है एक तरह का, जो अपने आप होता है, ठीक है? चलो, इसके बाद जो है अगर आपने कभी सुना रहेगा, एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप एक पौधा होता है बच्चों, ठीक है? कैसा होता है ना, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। वो खुशबू क्यों होती है? क्योंकि उसको बाकी के कीटकों को फँसाना होता है, ठीक है? जब वो अच्छी खुशबू आती है ना, तो बाकी के कीटक अपने आप आकर के उस वीनस के प्लांट पे बैठ जाते हैं और जैसे ही वो क्या बोलते हैं कीटक आके बैठता है, वो पौधा क्या करता है अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। जैसे 2 पत्तियों जैसा हिस्सा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब उस खुशबू से आकर्षित होकर के कीटक आया, कीटक उसके ऊपर बैठा। जैसे ही कीटक बैठता है, वो जो वनस्पति है वो ऐसा अपना बंद कर लेती है मुंह और वनस्पति उसे खा भी लेती है और पचा भी लेती है। समझ में आया? तो इस पौधे का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। अगर आपने सुना रहेगा कभी इसके बारे में कहीं पढ़ा होगा तो इसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये वनस्पति का अपने आप का समन्वय, कैसे समझा उसको कि मेरे ऊपर आके कीटक बैठा है? तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम है ना जिससे उसको मैसेज मिलता है कि नहीं अब ये कीटक बैठा है और मुझे जो मेरा पिंजरा है या जो पत्ते का 2 हिस्सा है वो बंद करना है और उसको खा के वो पचा भी लेता है। ठीक है? तो इसी के साथ जो आज आपका समन्वय वाला हिस्सा है बच्चों समाप्त होता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। अपना हैंड रेज़ करके आप पूछ सकते हो बच्चों। अरे! इतने सारे बच्चों को डाउट है। चलो, कौन पूछ रहा है पहले? टीचर, मेरा सवाल था कि ये पौधा कहाँ पाया जाता है टीचर? कहाँ पाया जाता है?
बच्चों एक्चुअली ना ये सारे पौधे आजकल तो जो ये बोटानिकल गार्डन्स होते हैं ना वहां भी मिलते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इन पौधों को देखने के लिए साउथ अफ्रीका जाना है। अगर आप कभी जाओगे ना विरार साइड में, तो वहां पर एक संजीवनी करके एक बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन है, मैं गई हूँ एक बार वहां पे छुई मुई भी है और वहां पे वीनस फ्लाई ट्रैप भी है। लेकिन कैसे ना कि वो जो बोलते हैं ना वनस्पति शास्त्री होते हैं, वो उनको लगाते हैं और बोलते हैं ना उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, तो उन्होंने वहां पे लगा के रखा है। तो ये तो आपको जो मैंने देखा है, छुई मुई तो कहीं भी मिल जाएगा, ये नॉर्मली जो पौधे बेचते हैं उनके पास भी मिलता है। कभी आप ट्राई कर लेना छुई मुई का। वीनस फ्लाई ट्रैप मैंने वहां पे देखा है। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना है? स्नेहा आपको कुछ पूछना है? यस टीचर, वीनस फ्लाईट्रैप कीटक को पचाता कैसे है? कीटक को पचाता कैसे है बच्चों, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जैसे देखो, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो आप खाना खाते हो, आपको पता है आपका पेट कैसे पचाता है उस खाने को? है ना, आपके पास पेट भगवान ने दिया है ना पेट, की आपने कुछ भी खाया, कड़क खाया, नरम खाया, लिक्विड खाया, ठंडा खाया, गर्म खाया, आपका सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उसको पचा लेता है ना आपका पेट, बहुत सारे रसायन डाल करके उसको। तो वैसे ही उस वनस्पति के अंदर भी है कि जैसे ही वो उसको अपना मुंह बंद करेगा, वो पूरा ना उसकी चटनी बन जाती है। अगर मैं बोलूँ जो आपको समझ में आए, पूरा चपड़ जाएगा, उसके अंदर चटनी बन जाएगी उसकी। और फिर अपने आप ऐसे कुछ रसायन हैं जो उसके ऊपर जाते हैं और उसका पूरा लिक्विड बन जाता है और वो पूरा वनस्पति के अंदर चला जाता है। ये जो आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आ सके, ये वो था। और किसी को कुछ पूछना है? नेहा, आपको कुछ डाउट है? और नेहा, नसीम आपको कुछ पूछना है? नहीं, नेहा, नसीम गया। दादर से ये मिनहाज राजा, आपको कुछ पूछना है? टीचर मुझे जो पूछना था उसने आपने बता दिया। ओके, वेरी गुड बच्चा। ठीक है नेहा, अभी भी आपका हैंड रेज है बच्चा, आवाज तो नहीं आ रही है आपकी। नेहा अगर आप पूछ रहे हो तो भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेहा, थोड़ा नेटवर्क में आइए बाहर। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। और किसी को कुछ पूछना है? सर किसी का हैंड रेज नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है? जी नहीं मिस। लेक्चर खत्म कर दो सर। हाँ। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया रक्त अपोहन यानी कि डायलिसिस। उसके बाद मैंने आपको बताया समन्वय क्या होता है, हमारे शरीर में समन्वय कैसा होता है उसके उदाहरण दिए। उसके बाद जो वनस्पतियों में समन्वय होता है, और फिर मैंने आपको उसमें उदाहरण दिए जो आपको हमेशा ध्यान में रहेंगे, वो है छुई मुई का, वीनस फ्लाई ट्रैप का, कमल का और गुल मेहंदी का। धन्यवाद बच्चों। सर खत्म करती हूँ मैं।